आज हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करना था स्टैटिस्टिक्स का। तो हमारे चैप्टर का नाम है आज मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। मेरे साथ साथ नोट कर लो। अच्छा, इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं? साथ साथ नोट कर लेना। ये कोरिलेशन क्या होता है, ये सारी बातें हम अभी समझेंगे। और टॉपिक्स इसमें हमें जो कवर करने हैं, फर्स्ट वन स्कैटर डायग्राम मेथड। सेकंड टॉपिक कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड। थर्ड टॉपिक स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। और कुछ थ्योरी। ये सारे टॉपिक्स हैं। चलिए, इनको स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कोरिलेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। देखो, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। अगर किसी भी चीज़ का प्राइस, किसी भी चीज़ का प्राइस, कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर प्राइस बढ़ जाएगा, कोई चीज़ महंगी हो जाती है, तो आप बताओ उसकी सप्लाई पे कुछ इम्पैक्ट आता है, नहीं आता? क्या इम्पैक्ट आएगा? अगर प्राइस बढ़ेगा तो सेलर ज़्यादा सप्लाई करना चाहेगा, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी बेचना चाहेगा, है ना? क्योंकि ज़्यादा प्राइस है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो ज़्यादा बेचना चाहेगा, है ना? और अगर प्राइस कम हो जाएगा तो फिर वो सप्लाई भी कम करना चाहेगा। ये बात आप जानते हो, है ना? मतलब एक चीज़ अगर अप जा रही है तो उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ भी अप जा रही है, और अगर डाउन जा रही है तो रिलेटेड दूसरा नाम भी डाउन जा रहा है। मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई इनमें ना एक रिलेशन है ना? और उस रिलेशन को कहा जाता है कोरिलेशन। मतलब एक दूसरे से कोरिलेट करती है। अच्छा, एक चीज अप दूसरी भी अप, एक डाउन दूसरी भी डाउन, सेम डायरेक्शन में जा रही है ना? तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, मान लो किसी चीज का प्राइस अप हो जाता है, कोई चीज महंगी हो जाती है, तो उस चीज की डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आएगा, बता सकते हो बेटा? आपने पढ़ा था अगर प्राइस अप जाता है तो हम उस चीज को कम खरीदते हैं, और अगर कोई चीज का प्राइस कम हो जाता है तो फिर हम उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं। अब यहाँ पे तो अपोजिट रिलेशन है। जब भी अपोजिट रिलेशन होगा तो उसको कहा जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर है बेटा इतनी बात? अच्छा, मैं अब एक बात आपसे और पूछता हूँ। आप मुझे बताना कि उसमें पॉजिटिव कोरिलेशन होगा या नेगेटिव कोरिलेशन होगा। मैं तीसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज हाइट ऑफ फादर अगर ज्यादा है तो उसके सन की हाइट ऑफ सन ज्यादा होगी या कम होगी? बताओ, सोचो, क्या लगता है बेटा? हम जनरली क्या ऑब्जर्व करते हैं, जिन फादर की हाइट ज्यादा होती है उनके सन की हाइट को क्या कह सकते हैं, ज्यादा होगी या कम होगी? बताओ। हाँ बेटा, कोई बताएगा आंसर आप में से? अरे सोचो बेटा, अगर किसी फादर की हाइट ज्यादा है
तो उसके सन की हाइट ज्यादा होने के चांसेस हैं या कम होने के चांसेस है? हाँ यस, बिल्कुल सही कह रहे हो, ज्यादा ही होगी। और अगर किसी फादर की हाइट कम है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसके सन की हाइट भी कम होगी। लेकिन एक बात बताओ, ये तो हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन, लेकिन क्या ऐसा 100% होगा कि अगर फादर की हाइट ज्यादा है तो सन की हाइट भी ज्यादा होगी? क्या 100% है ऐसा? ऐसा बेटा 100% तो नहीं है ना। कई बार हम देखते हैं कि फादर की हाइट ज्यादा है लेकिन सन की हाइट तो ज्यादा नहीं है। या कई बार इसका अपोजिट भी देखते हैं, फादर की हाइट कम है लेकिन सन की हाइट बहुत ज्यादा हो गई, कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि अगर फादर की हाइट ज्यादा है तो सन की हाइट भी ज्यादा होगी, फादर की हाइट कम है तो सन की हाइट भी कम होगी। ज्यादातर पॉसिबिलिटी इतनी है ना। सपोज मैंने कहा कि ये 95% पॉसिबिलिटी है ऐसा होने की कि अगर फादर की हाइट ज्यादा है तो सन की हाइट भी ज्यादा होगी। ठीक है। 95 का मतलब क्या होता है? 95% का मतलब होता है बेटा 95/100, या इसका मतलब होता है जीरो हटा देंगे तो 0.95। यानी कि हम बोलेंगे कि 0.95 पॉसिबिलिटी है कि अगर फादर की हाइट ज्यादा है तो सन की हाइट भी ज्यादा होगी। मतलब 100% तो कुछ भी नहीं होता इस वर्ल्ड में, है ना। एक्सेप्शंस ऑलवेज होते हैं। क्लियर ना। तो जितने परसेंट, जैसे 0.95 पॉसिबिलिटी है, 0.95 का मतलब 95% पॉसिबिलिटी है कि फादर की हाइट ज्यादा तो सन की हाइट ज्यादा। मतलब इनमें जो रिलेशन है 100% नहीं है, 95% है, जिसको कि हम 0.95 से डिनोट करते हैं। तो ये 0.95 के आगे हमारा कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.9 है, 0.9, इसका मतलब क्या हुआ कि 90% पॉसिबिलिटी है। क्लियर ना। अच्छा, अब ये कितने परसेंट पॉसिबिलिटी है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इसके मेनली तीन मेथड है, स्कैटर डायग्राम मेथड, कार्ल पियर्सन्स मेथड और स्पीयरमैन मेथड। आप बेटा इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। करते हैं, फ्रेश पेज लो, ये वाला पेज, जितनी जगह बच गई है छोड़ दो, फ्रेश पेज पे नोट करो। बेटा स्टार्ट करते हैं, थर्ड मेथड से हम स्टार्ट कर रहे हैं, रैंक मेथड। ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। अच्छा बेटा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो मेथड है ना, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने दिया था। और ये चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन है ना, एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इसे नोट कर लो साथ साथ। और ये मेथड उन्होंने सजेस्ट किया था 1904 में, यानी कि आज से लगभग 115-20 साल पहले ये मेथड सजेस्ट किया था। और इस मेथड में स्पीयरमैन ने क्या कहा था कि जब भी हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है तो हमें एक फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला उन्होंने दिया था RK इक्वल 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n³ - n। यहाँ पे बेटा जो RK है ना, इसका मतलब होता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। और जो यहाँ पे डी दिया हुआ है ना, डी, डी का मतलब होता है रैंक 1 माइनस रैंक 2। अब ये रैंक 1 क्या होता है, रैंक 2 क्या होता है, ये अभी हम एग्जाम्पल में समझेंगे। और n का मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है, इसको ना एग्जाम्पल से समझते हैं, तब ये सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी।
राइट बेटा। देखो मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ आपके लिए। सपोज एक कंपटीशन किया गया, आप क्वेश्चन साथ साथ नोट कर लो। इन ए कंपटीशन, two judges gave following rank, gave following ranks। मतलब दो जजेस ने रैंक्स दी। कैसे दी रैंक? जैसे सपोज मैंने कहा कि पार्टिसिपेंट ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 पार्टिसिपेंट्स के नाम है। आप ये मत समझना कि ए बी सी डी ये कोई नाम होते हैं। नाम तो कुछ भी हो सकते हैं, मोहन लिख लो, सोहन लिख दो, राम लिख दो, कोई भी नाम लिख लो। मैंने नाम लिख दिए ए बी सी डी ई। 5 कॉम्पिटिटर्स हैं और इनका कोई कंपटीशन होगा। वो हो सकता है बेटा डांस कंपटीशन हो सकता है सिंगिंग कंपटीशन हो, या ड्राइंग कंपटीशन हो सकता है। ठीक है, इस तरह का कोई कंपटीशन हुआ और 2 लोगों को जज बना दिया गया। जज एक्स और दूसरा है जज वाई। क्लियर बेटा? जज एक्स ने ना ए को 5th रैंक दिया, बी को 3rd रैंक दिया, सी को 1st रैंक दिया, डी को 2nd रैंक दिया और ई को 4th रैंक दिया। सपोज सिंगिंग कंपटीशन था, सबके परफॉर्मेंस को सुना जज ए ने और अपने अकॉर्डिंगली उनको रैंकिंग दे दिया। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जो दूसरा जज है जज वाई, इनसे भी कहा गया कि आप इन 5 कॉम्पिटिटर्स को रैंक दो। तो जो रैंक जज एक्स ने दिया था, क्या वही रैंक जज वाई भी देंगे? सोचो। मतलब जज एक्स को जिसकी परफॉर्मेंस, सी की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगी, उसको 1st रैंक दे दिया। तो क्या जरूरी है जज वाई को भी सी की ही परफॉर्मेंस सबसे अच्छी लगेगी? बताओ क्या लगता है? हाँ, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो जज वाई ने जो रैंक दी ना, जज वाई ने डी को 1st रैंक दिया, सी को 2nd रैंक दिया, बी को 3rd रैंक दे दिया, ए को 4th रैंक दिया और ई को 5th रैंक दे दिया। भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ। अब जज एक्स और जज वाई की जो ओपिनियंस है ना, आप देख रहे हो कि वो अलग अलग है। तो हमें ये पता लगाना है कि इनकी ओपिनियंस में कितनी सिमिलरिटी है। ठीक है ना, 10% सिमिलरिटी है, 50% सिमिलरिटी है, 70% सिमिलरिटी है, मतलब कितने परसेंट सिमिलरिटी है। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। क्लियर बेटा? वो कह रहा है कैलकुलेट स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो इसको सॉल्व करने के लिए जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके हमने पहले नाम लिख दिए। क्या क्या नाम थे उनके? ए बी सी डी और ई। ठीक है, उनके नाम लिख दिए जो पार्टिसिपेंट्स थे। और फिर हमने रैंक्स लिख लिए, रैंक बाय जज एक्स और रैंक बाय जज वाई। जज एक्स ने जो रैंक दिए इसको हमने नाम दे दिया R1 का। जज वाई ने जो रैंक दिए इसको हमने नाम दे दिया R2 का। R1 क्या है? 5, 3, 1, 2 एंड 4। और R2 यानी कि सेकंड जज ने जो रैंक दिया वो है 4, 3, 2, 1 एंड 5। क्लियर बेटा? इसके बाद हमें क्या करना है, डी निकालना है, डी। और डी का मतलब मैंने आपको बताया था क्या था, R1 माइनस R2। ठीक है ना? तो आप R1 माइनस R2 यानी कि 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 कितना आ गया? 1। फिर 3 माइनस 3 0, फिर 1 माइनस 2, तो ये तो -1 आ गया,
2 माइनस 1, 1 आया, 4 माइनस 5, -1 आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको डी स्क्वायर निकालना है। डी स्क्वायर का मतलब है कि ये जो डी आया है ना बेटा, इनको स्क्वायर कर दो। तो अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। अच्छा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताओ? -1 आएगा, +1 आएगा। आप जानते हो -1 का, हाँ, +1, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। 1 का स्क्वायर किया और फिर -1 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और यहां से हमने निकाल लिया डी स्क्वायर। कितना आ गया? 1 2 3 4, 4 आ गया डी स्क्वायर। अच्छा, नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं? यहाँ पे था ना बेटा n, n मीन्स नंबर ऑफ पेयर्स। कितने पेयर्स हैं रैंकिंग के? एक पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड, 4 एंड 5, यानी कि नंबर ऑफ पेयर्स 5 है। तो हम लिख देंगे n = 5। और रैंक कोरिलेशन निकालने के लिए हम अपना फार्मूला यूज करेंगे, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n³ - n। तो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर, मतलब इंटू करेंगे। डी स्क्वायर कितना आया बेटा? 4। अच्छा, तो इसका स्क्वायर नहीं करना, ये ऑलरेडी स्क्वायर हो चुका है, उसका सिग्मा है, अपॉन में n³। n कितना था? 5। तो 5 की पावर 3 माइनस n यानी कि 5। अब मेरा यहाँ जगह खत्म हो गई है, तो मैं यहाँ थोड़ा आगे लिख रहा हूँ। तो आर के आ जाएगा अब 1 - 6 × 4 24। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 -5। इसको आगे सॉल्व किया, 1 - 24 अपॉन 120। फर्दर सॉल्व किया तो 1 - 0.2, यानी कि आ गया आंसर 0.8। ये हमारा आंसर आ गया, कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। 0.8 का मतलब जानते हो बेटा? 80%। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि गिवन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली जज एक्स एंड जज वाई की जो ओपिनियन में सिमिलरिटी है ना बेटा, सिमिलरिटी वो 0.8 यानी कि 80% सिमिलरिटी है। क्लियर बेटा? ये ठीक है बेटा, इसे आप नोट कर दीजिए ध्यान ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ा रहे हैं, अब लिखना बंद करेंगे। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था ना, उसमें रैंक्स गिवन था, है ना? मतलब फर्स्ट रैंक किसको मिला, सेकंड रैंक किसको मिला, थर्ड रैंक किसको मिला, ऐसे करके रैंक्स गिवन थे। अगर रैंक्स गिवन नहीं है तो फिर कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल का हेडिंग है व्हेन रैंक्स नॉट गिवन। तो बेटा लिखना बंद करेंगे। सपोज कुछ बच्चे हैं और उनका रोल नंबर हमें गिवन है, रोल नंबर 1 2 3 4 एंड 5, और इन 5 बच्चों के टेस्ट कंडक्ट किए गए। तो इनके जो मार्क्स आए ना, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, और एक दूसरा सब्जेक्ट था इनका सपोज इंग्लिश, मार्क्स इन इंग्लिश, वो नोट कर लिए गए। स्टैट्स में जो मार्क्स आए रोल नंबर 1 के सपोज 70 मार्क्स आए, रोल नंबर 2 के 75 मार्क्स आए, रोल नंबर 3 के 74 मार्क्स आए, रोल नंबर 4 के 85 मार्क्स आए, रोल नंबर 5 थोड़ा कम पढ़ा था तो उसके 60 मार्क्स आए। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं ना बेटा 100% नहीं बोल रहा, जनरली ऐसा होता है क्या? जनरली की बात कर रहा हूँ, जनरली, कि अगर एक बच्चे के एक सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स हैं तो उसी बच्चे के दूसरे सब्जेक्ट्स में भी ज़्यादा मार्क्स ही होते हैं। जनरली ऐसा होता है नहीं होता? बताओ क्या लगता है, बताओ सोचो।
आप सोच सकते हो बेटा, हम बेटा रियल लाइफ में देखते हैं कि अगर एक बच्चे के एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स हैं तो दूसरे में भी नॉर्मली कम होते हैं, तीसरे में भी नॉर्मली कम होते हैं। और अगर एक बच्चे के एक सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मार्क्स हैं तो नॉर्मली दूसरे सब्जेक्ट्स में भी उसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं। हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि एक सब्जेक्ट में ज़्यादा आ गए लेकिन दूसरे में कम हो गए, ऐसी पॉसिबिलिटी है लेकिन रेयर। जनरली क्या होता है, एक सब्जेक्ट में अगर मार्क्स ज़्यादा है तो दूसरे में भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश के मार्क्स रिकॉर्ड किए गए। रोल नंबर 1 क्या है 90, रोल नंबर 2 के आ गए 86, रोल नंबर 3 के आए 74, रोल नंबर 4 के आ गए सपोज कितना लूँ मैं 77, रोल नंबर 5 के आ गए सपोज कितने लूँ 95। अब आपको कैलकुलेट करना है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। कोफिशिएंट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जो रोल नंबर्स गिवन है हमें, आप चाहो तो उसको लिख लो, चाहो तो ना भी लिखो, आपकी मर्जी है। चलो मैं लिख ही लेता हूँ, आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो इस कॉलम को, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी बनाने की, क्योंकि रोल नंबर कुछ भी हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और जो मार्क्स आए ना बेटा स्टैट्स में, इसको हमने लिख दिया एक्स सिंबल से डिनोट कर दिया। एक्स का मतलब हमने दे दिया मार्क्स इन स्टैट्स। कितने कितने मार्क्स आए, 70, 75, 74। नोट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है बेटा जो मैं करा रहा हूँ, और 60। ठीक है। और जो मार्क्स इन इंग्लिश है ना बेटा, इनको हमने सिंबल वाई से डिनोट कर दिया। ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है एग्जाम में, एक चीज को एक्स सिंबल से डिनोट करना है, दूसरी चीज को वाई सिंबल से डिनोट करना है। ये हो गया बेटा जी 90, 86, 74, 77 एंड 95। ठीक है। अब इसके बाद पता है बेटा क्या है, क्योंकि हमें रैंक कोरिलेशन निकालना है तो हमें रैंक्स तो देनी पड़ेगी। अच्छा, रैंक्स कैसे दे, रैंक 1। अब बेटा मैंने वाई को छुपा लिया, वाई को खत्म कर दिया मैंने, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ एक्स की। ठीक है, वाई को आप भी छुपा लेना। अभी हम रैंक 1 की बात कर रहे हैं, वाई मैंने छुपा लिया। तो मुझे बता सकते हो बेटा फर्स्ट रैंक किसको मिलेगी, फर्स्ट कौन आया है बताओ। रोल नंबर 1 2 3 4 5 कौन फर्स्ट है, पता है रोल नंबर 4 फर्स्ट है, तो मैंने इसको फर्स्ट रैंक दे दिया। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड कौन आया बताओ, इसको तो चलो हो गया फर्स्ट रैंक। सेकंड रोल नंबर 2 आ गया, तो रोल नंबर 2 को बेटा मैंने सेकंड रैंक दे दी। देखो कोई बड़ी चीज नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत आसान है। अच्छा, थर्ड कौन आया, रोल नंबर 3, इसको मैंने थर्ड रैंक दिया। और नेक्स्ट है रोल नंबर 1, इनको मैंने फोर्थ रैंक दे दिया। और नेक्स्ट है रोल नंबर 5, इनको फिफ्थ रैंक दे दिया। बात समझ में आई। ठीक है ना, मतलब जिसके हाईएस्ट मार्क्स थे उसको फर्स्ट रैंक दिया, सेकंड हाईएस्ट वाले को सेकंड रैंक दिया, इस तरीके से रैंक देते चले गए। ठीक है बेटा जी, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी मुझे रैंक 2 भी निकालना है। रैंक 2 कैसे निकालेंगे, अब आप बेटा एक्स वाले को छुपा लो। अब वाई में बताओ बेटा फर्स्ट कौन आया है, कौन फर्स्ट है, पता है कौन है फर्स्ट, रोल नंबर 5। देखो ना इसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, रोल नंबर 5 से ज्यादा किसी के भी बच्चे के मार्क्स नहीं है, तो रोल नंबर 5 फर्स्ट आ गया। ठीक है ना। अच्छा बेटा, इसको तो फर्स्ट रैंक मिल गई, इनको सेकंड रैंक इनको मिलेगी, फिर थर्ड रैंक इनको मिलेगी थर्ड रैंक, और फोर्थ रैंक इनको मिलेगी, और फिफ्थ रैंक इनको मिलेगी। बात समझ में आई, समझ में आई। मतलब जिसके हाईएस्ट है उसको फर्स्ट रैंक दे दो, इस तरीके से रैंक देते चले जाओ। लेकिन बेटा अभी बात मेरी पूरी नहीं हुई है, आधी बात हम इस एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, आधी बात हम इससे अगले एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। आपके मन में आ रहा होगा कि पूरी बात हम इस एग्जाम्पल में क्यों नहीं पढ़ रहे, तो बेटा नहीं पढ़ रहे, उसका रीजन है। क्या रीजन है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी हम आधी बात समझ रहे हैं, बाकी की आधी बात हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझेंगे। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया। हाईएस्ट को फर्स्ट रैंक दिया,
उससे कम वाले को सेकंड, उससे कम वाले को थर्ड। तो लो, अब तो हमारे पास रैंक आ गई, रैंक 1 रैंक 2। अब तो हमारा काम ही खत्म हो गया। हाँ, एक बात मैं और बता दूं बेटा, एक बात और, ये जो रैंक 1 लिखा है ना, आप चाहो तो इसको रैंक 1 ना लिख के आर एक्स यानी कि रैंक ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ये तो सिर्फ हमें सिंबल देना है। R2 को क्या लिख सकते हैं फिर, आर वाई, आपकी मर्जी है। हाँ, दोनों नहीं लिखना, या तो R1 R2 यूज करोगे या RX RY, आपकी मर्जी है जो भी लिखना चाहो। लेकिन या तो R1 R2, और या फिर R1 R2 आप नहीं लिखना चाहते, आपका मन नहीं कर रहा किसी भी रीजन से, तो आप लिख सकते हो RX RY। ठीक है। उसके बाद बेटा जी डी निकालना है, और डी निकालना तो आप जानते ही हो। अब पता है हमें इन सबको छुपा लेना है, ये सारा छुपा लिया, इनसे हमें डी निकालना है। 4 माइनस 2, 2 आया, 2 माइनस 3 -1, कोई बड़ी बात कोई है ये। 3 माइनस 5 -2, बताओ कोई बड़ी बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल आसान सा है बेटा, है ना। 1 माइनस 4 -3, 5 -1 4। ठीक है। इसके बाद डी स्क्वायर निकालना है, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। और पता है बेटा जी हमने क्या करना है, डी स्क्वायर का सिग्मा कर लेना है। करो जी, टोटल इसका कितना आ गया, 20 30 39 आ गया, 39। ठीक है ना। अच्छा बताओगे बेटा एन कितने हैं यहाँ पे, एन यानी कि नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, 5 है ना, नंबर ऑफ पेयर्स 5। ठीक है। अब इतना करने के बाद तो अब हमें कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए, हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। आर के इक्वल 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, यानी कि 1 माइनस, क्या कह रहे हो ये 34 आएगा। अच्छा एक मिनट में चेक करता हूँ। ओ हाँ, सही सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ये तो 34 आ रहा है। ठीक है 34 ही आएगा, आप सही कह रहे हो। मैंने गलत टोटल कर दिया था, लेकिन देखो मैंने गलत कर दिया था, आपको गलत नहीं करना एग्जाम में। ठीक है ना। तो अब फॉर्मूला लगा दिया, इनटू 34 अपॉन में एन, एन तो 5 था, 5 की पावर 3 -5। लो अब तो ये 6 7 क्लास का क्वेश्चन बन गया, बस प्लस माइनस ही तो करना है। कितना है ये हो गया 5 का क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 -5, ये हो गया 1 माइनस 204 अपॉन 120 इक्वल टू 1 माइनस, ओहो ये तो बड़ी गंदी सी कैलकुलेशन आ रही है। कितना आ रहा है बताओ, 204 अपॉन 120, बताओ जरा कैलकुलेट करके क्या आ रहा है। 204 अपॉन 120, ये आ रहा है, ओहो ये आ रहा है, हाँ यस 1.7। और इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया -0.7, -0.7 हमारा कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन आ गया। 0.7 का मतलब है 70%, और वो भी माइनस में। इसका मतलब 70% पॉसिबिलिटी है, माइनस में 70% पॉसिबिलिटी है कि अगर एक बच्चे के मार्क्स एक सब्जेक्ट में ज्यादा है तो दूसरे में भी ज्यादा होंगे। मतलब ये आंसर हमें सजेस्ट कर रहा है कि एक बच्चे के मार्क्स अगर एक सब्जेक्ट में ज्यादा है तो कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे सब्जेक्ट में भी ज्यादा होंगे, क्योंकि माइनस में आया। माइनस का मतलब एक सब्जेक्ट में ज्यादा है तो दूसरे में कम आने के चांसेस 70% है। ठीक है ना बेटा। इसका मतलब वो ये हुआ कि अगर आपके मार्क्स एक सब्जेक्ट में ज्यादा आए तो दूसरे सब्जेक्ट में कम आएंगे, इस बात की पॉसिबिलिटी 70% है। ये हमें ये सजेस्ट कर रहा है। ठीक है ना।
आप इसे नोट कर लीजिए ध्यान ध्यान से। हाँ, और बता दो बेटा, ये हमने भी 50% किया है। हाईएस्ट को हमने फर्स्ट रैंक दिया था, है ना। बाकी का 50% हम अगले एग्जाम्पल में करेंगे, राइट। तो आप इसे नोट करिए और नोट करके मुझे बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं। सेम क्वेश्चन को, रोल नंबर लिखे और मार्क्स इन स्टैट्स कितने कितने थे जरा बताओ मुझे। 70, 75, 74, 85 और 60। और मार्क्स इन इंग्लिश कितने थे बेटा बताओ जरा। 90, 86, 80, 86 के बाद 74, हाँ 77, 95। ठीक है, देखो हम सेम क्वेश्चन को दोबारा से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब की बार पता है बेटा, देखो मेरे मन में एक बात आई। सोचो, अभी हमने क्या किया था, जब रैंक 1 दिया था तो हाईएस्ट को, इसमें से ये लो मैंने वाई छुपा दिया, एक्स में हाईएस्ट को फर्स्ट रैंक दिया था। मेरे मन में आया मैं उल्टा चल के देखूं, अरे मन में आया वैसे ही आ गया। अभी हमने 50% किया था, मैंने कहा था ना बाकी का 50% अगले एग्जाम्पल में करेंगे। मेरे मन में आया क्यों ना मैं जो लोवेस्ट मार्क्स हैं उसको फर्स्ट रैंक लेके देखूं, ठीक है। तो चलो अब मैं ऐसे ही करता हूँ, मैंने ये 60 लोवेस्ट है ना बेटा, इसको फर्स्ट रैंक दे दिया, इनको फर्स्ट दे दिया, वैसे ही मन में आया। अच्छा, फिर अगर लोवेस्ट को फर्स्ट दिया है तो इनसे जो ऊपर है कितना है, 74, 70, इनको मुझे 70 को सेकंड रैंक देना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड रैंक फिर 74 को, और फोर्थ रैंक 75 को, और फिफ्थ रैंक 85 को। मतलब मैंने अब क्या किया है, लोवेस्ट को फर्स्ट रैंक दिया है। आप सोचोगे लोवेस्ट को फर्स्ट रैंक कौन देता है, अरे वैसे ही मन में आया। हम तो कोई मतलब रियल लाइफ की बात कोई कर रहे हैं, तो एक स्टैट्स के मेथड्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड। अब देखो ना मेथड्स कितने अच्छे होते हैं, ये मेथड्स कितने अच्छे होते हैं, इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा हमें कितने अच्छे होते हैं। रैंक 2, लो अब मैंने एक्स को छुपा दिया, तो बताओ बेटा मैं फर्स्ट रैंक किसको दूंगा। मैंने तो अपना माइंड मेकअप किया हुआ है कि लोवेस्ट वाले को फर्स्ट रखना है मुझे, तो किसको दूं फर्स्ट रैंक बताओ। यस, 74 को फर्स्ट रैंक देनी पड़ेगी अब। अच्छा बेटा जी, सेकंड रैंक अब 77 को, लो सेकंड रैंक दे दी, और थर्ड रैंक 86 वाले को, और फोर्थ रैंक इनको, और फिफ्थ रैंक इनको। मतलब अब मैंने क्या किया, मेरा मन करा कि मैं देखूं लोवेस्ट को फर्स्ट रैंक देके, ठीक है ना, वैसे ही मन करा। फिर डी निकाल लिया, R1 माइनस R2, ये तो हम जानते ही है, -2, 1, 2, 3, -4। फिर मैंने निकाला डी स्क्वायर, 4, नहीं सॉरी -2 है ना, -2 का स्क्वायर किया तो -2 का स्क्वायर +4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 एंड 4 का 16। फिर मैंने निकाल लिया बेटा जी सिग्मा ऑफ डी स्क्वायर, कितना आया, कितना 20, 34, 34 आ गया। और फिर मैंने निकालना शुरू किया कोरिलेशन, यानी कि आर के फॉर्मूला लगाया, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब, फॉर्मूला तो अब याद ही हो गया होगा, है ना, एन क्यूब माइनस एन, फॉर्मूला लगा दिया। लो वैल्यूज पुट कर दी, 1 - 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर 34, एन कितने थे, काउंट काउंट किया था हमने, 5 थे एन, तो 5 की क्यूब -5। इसको सॉल्व करना शुरू किया, 1 माइनस
ठीक है ना। फर्दर सॉल्व किया, 1 माइनस 204 अपॉन 120, 1 माइनस 1.7 इक्वल टू माइनस 0.7। लो, आंसर तो सेम आ रहा है, आंसर में कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, बिल्कुल सेम आंसर। इसका मतलब पता है बेटा कंक्लूजन क्या निकला? रियल लाइफ में तो जिसके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं हम उसी को फर्स्ट रैंक देते हैं, लेकिन स्टैट्स कहती है कि हमें तो कोरिलेशन निकालना है, कोरिलेशन। तो जरूरी नहीं है कि आप हाईएस्ट को ही फर्स्ट दोगे, आप चाहो, आपका मन चाहे तो आप लोवेस्ट को भी फर्स्ट रैंक दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, यानी कि आपके पास रैंक देने के बेटा जी दो मेथड हो गए, एक मेथड हाईएस्ट को फर्स्ट और सेकंड मेथड लोवेस्ट को फर्स्ट, क्योंकि फाइनल रिजल्ट जो है बेटा, फाइनल रिजल्ट वो दोनों ही मेथड से सेम आता है। और पता है रिजल्ट ही मेन होता है बेटा, मेथड क्या है, मेथड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आपका एंड रिजल्ट आया मेन चीज तो वो है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो रैंक देने के दोनों मेथड्स आपने कर ली बेटा, अब ये 100% हो गया। लेकिन पता है इसमें अभी थोड़ा सा हमारा पोर्शन और बचा है। अभी हमने क्या किया कि सबके सबके मार्क्स अलग अलग आए हैं। देखो 70, 75, 74, 85, 60, मतलब कोई भी बच्चे ऐसे नहीं है, दो बच्चे जिनके मार्क्स सेम सेम आए हों। लेकिन रियल लाइफ में सोचो बेटा, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि 70 मार्क्स एक ही बच्चे के आएंगे? क्या 70 मार्क्स एक से ज्यादा बच्चों के नहीं आ सकते? बताओ, आ सकते नहीं आ सकते? अरे रोल नंबर 1 के 70 मार्क्स आए और रोल नंबर 10 के भी 70 मार्क्स आ गए, दो क्या तीन बच्चों को भी आ सकते हैं 70 मार्क्स। और 70 क्यों, 75 मार्क्स भी दो बच्चों के, तीन बच्चों के, पांच बच्चों के, छह बच्चों के भी आ सकते हैं। मतलब सेम मार्क्स अगर आ रहे हैं बच्चों के तो फिर रैंक कोरिलेशन कैसे निकाला जाएगा, ये बेटा टॉपिक हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप इसे नोट कर लीजिए, यहां तक हमने किया। ठीक है, और कोई डाउट बेटा? ओके।